बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की प्रैक्टिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखना है। प्रीवियसली हमने देखा था कि हमारे पास जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच है वो कैसे बेंजीन मॉलिक्यूल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी को जो है एक्सप्लेन करती है। आज के टॉपिक में जो है हम इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो टॉपिक है बेटा ये आपकी बुक में पेज नंबर 175 पे गिवन है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी बुक ने एक बड़ा ही सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड जो है प्रपोज़ किया है। इसमें हम देखेंगे कि हम जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है उसके ज़रिए से हम देखेंगे कि जो हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो इस कदर स्टेबल क्यों है। बेटा मेरा ख्याल है आपको मालूम होगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है। जब भी किसी अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर हम जो है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है या आप कह सकते हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो ऐड करते हैं, तो उसके अंदर से कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, जनरेट होती है। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली जो है हमारे पास कोई ना कोई जो अमाउंट ऑफ हीट है जो वो जनरेट होगी। तो अब जो है हमारे पास एक बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर हम एक साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल लें, यानी कि एक आपके पास साइक्लोहेक्सेन और उसके अंदर अगर एक डबल बॉन्ड हो तो डेफिनेटली आपके पास हो गया साइक्लोहेक्सीन। और अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि डिटरमिन करना चाहते हैं तो वन साइक्लोहेक्सीन। उसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो बेटा हाइड्रोजनेशन और ये सिंपल ये यानी कि किसी भी डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर जब हम एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो ऐड करते हैं तो डेफिनेटली वो जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आपको प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है। तो जो ये रिएक्शन है ये नॉर्मली प्लैटिनम निकल इस तरह के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। अच्छा बहरहाल, जब हमने एक सिंपल साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल के अंदर जो है एक हाइड्रोजन का एटम एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया है तो हमारे पास आपके हमारे पास जो है -119.5 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है। ये यहाँ आपको अपनी बुक में थ्योरेटिकली भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर हम एक साइक्लोहेक्सीन के मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता है डेफिनेटली, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर तो हाइड्रोजन आ गई और डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। और ये ऐड करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है वो है 119.5 किलो जूल पर मोल। मेरे ख्याल है बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया साइक्लोहेक्सीन का और उसके अंदर हमने सिंपली हाइड्रोजन ऐड की, क्योंकि हाइड्रोजनेशन करवाई उसकी, और क्योंकि जो हाइड्रोजनेशन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई होगी। जो कि रिलीज़ हुई उसको हमने डिटरमिन कर लिया, जो कि आपके पास ये है 119.5 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये बात आपने ज़रा ख्याल में रखनी है। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 1 पे, डेफिनेटली अगर एक को हम 1 कह रहे हैं तो दूसरा 1 2 और जो दूसरा आपके पास आएगा वो 3 पे होगा। अगर हम इस कार्बन को 1 कहते हैं तो ये हमारे पास 2 होगी और ये वाली जो है हमारे पास 3 होगी। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा हमारे पास 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। अगर हम साइक्लोहेक्साडाइन में बेटा हाइड्रोजन के, क्योंकि जाहिर सी बात है दो डबल बॉन्ड हैं तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए हमें दो जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड करवाने पड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या निकल, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। बेटा अब अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हमारे पास, क्योंकि जो एक डबल बॉन्ड के सिलसिले में जब हमने साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल में एक जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड की थी तो हमारे पास जो एनर्जी आई थी वो थी -119.5 किलो जूल पर मोल। अब क्योंकि हम उसी के अंदर हमने एक और डबल बॉन्ड इंक्लूड किया, एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया है जो कि बिल्कुल उसके ऊपर वाले के सिमिलर है लेकिन अंदर एक डबल बॉन्ड जो है वो एक्स्ट्रा है और उसके अंदर जाहिर सी बात है दो जो है हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो हमने थ्योरेटिकली हम ये बात कह सकते हैं कि जो इसकी हाइड्रोजनेशन की एनर्जी है वो 2 टाइम्स होगी किसके, जितनी फर्स्ट टाइम में हमारे पास लिबरेट हुई थी। यानी कि अगर एक बॉन्ड के सिलसिले में हमारे पास 2 इंटू -119.5 जो है रिलीज़ होगी, जो कि हमारे पास आती है -239 किलो जूल पर मोल। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि जब हमने एक मॉलिक्यूल एक डबल बॉन्डेड साइक्लोहेक्सीन के अंदर, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड था, उसके अंदर जब हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया तो क्योंकि रिएक्शन जो है हाइड्रोजनेशन का एक्सोथर्मिक होता है तो हमारे पास जो एनर्जी आई वो आई -119.5 किलो जूल पर मोल। अब हमने बिल्कुल सिमिलर उसके एक और मॉलिक्यूल लिया जो बिल्कुल सिमिलर है लेकिन उसके अंदर जो डबल बॉन्ड्स हैं वो 2 हैं, तो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर जब हमने 2 हाइड्रोजन आइटम्स ऐड किए तो साइक्लोहेक्सेन अल्टीमेटली बन गया और जो एनर्जी है वो डेफिनेटली पहले वाले मॉलिक्यूल के डबल होनी चाहिए, यानी कि -119.5 किलो जूल पर मोल के डबल होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो जब हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आता है -239 किलो जूल्स पर मोल। बट
बेटा लेकिन जब एक्चुअली ऑब्ज़र्व किया गया, जब एक्चुअली डिटर्मिन किया गया कि इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कितनी आई है हाइड्रोजनेशन करने के बाद, तो हमें पता चला कि जी जो असल में आती है वो है -231.5 किलो जॉल पर मोल, और जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आनी चाहिए थी वो है जी हमारे पास -239 किलो जॉल पर मोल। तो इससे अगर आप गौर करें तो जो असल में आई है वो एनर्जी कम है और जो आनी चाहिए थी वो एनर्जी ज़्यादा है। तो बेटा कितनी ज़्यादा है? तकरीबन 8 किलो जॉल्स पर मोल जो है, जो हमने कैलकुलेट की है वो ज़्यादा है, और जो 8 किलो जॉल पर मोल कम है जो असल में जो एक्चुअल हमारे पास हाइड्रोजनेशन की जो हीट हमें ऑब्टेन हुई है साइक्लोहेक्साडाइन मॉलिक्यूल से। बेटा ये जो रिमेनिंग 8 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी है ये जो है स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में इन्वॉल्व हो गई साइक्लोहेक्साडाइन की। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिंपल साइक्लोहेक्सीन है वो लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोहेक्साडाइन, क्योंकि उसके अंदर 8 किलो जॉल पर मोल जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने में इन्वॉल्व हो गई है। मेरे ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को ज़रा आगे लेके चलते हैं कि जी अब हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो और वो साइक्लोहेक्सेन हो और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डेफिनेटली वो बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है आपके पास जो कि साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास और उसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम बेंजीन का नाम बेंजीन ना होता तो हम कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास एक 135 साइक्लोहेक्साट्राइन का मॉलिक्यूल है। तो बेंजीन को बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास साइक्लोहेक्साट्राइन का एक मॉलिक्यूल है अगर बेंजीन ना होता तो, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि साइक्लोहेक्साट्राइन एक बेंजीन मॉलिक्यूल है तो इसलिए आपकी बुक ने डायरेक्ट यहाँ पे बेंजीन लिखा है। अच्छा जी, जब हम बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो 3 जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर इन्वॉल्व होंगे, ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। तो इन दी एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट आप बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए, क्योंकि 3 जो है डबल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन हुई थी फर्स्ट बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन करने के सिलसिले में जो कि थी -119.5, उसी को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेंजीन के अंदर वैसे 3 बॉन्ड है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है -358.5 किलो जॉल्स पर मोल। लेकिन जब हमने असल में बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की और जो एनर्जी ऑब्टेन हुई उसको डिटर्मिन किया तो वो एनर्जी जो हमारे पास आई वो थी -208 किलो जॉल पर मोल, यानी कि जितनी आनी चाहिए थी उससे तकरीबन 150.5 किलो जॉल पर मोल लेस, यानी कि 358.5 किलो जॉल पर मोल आनी चाहिए थी, क्योंकि एक बॉन्ड की होती है 119.5 तो 3 की होगी 358.5 किलो जॉल पर मोल। और जबकि जो हमने असल में जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई उसको जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो बेटा वो हमारे पास आई -208 किलो जॉल पर मोल, यानी कि जितनी असल में आनी चाहिए थी उससे तकरीबन 150.5 टाइम्स लेस, इतनी कम आई। तो बेटा इसकी जो है 150.5 किलो जॉल पर मोल लेस, इतनी कम आई हमारे पास। अच्छा, तो अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है 150.5 किलो जॉल्स पर मोल, बेटा ये हमारे पास असल में इन्वॉल्व हो जाती है बेंजीन के मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए। बेटा यहाँ से ना आप एक कॉमन पॉइंट जो है उसको अपने माइंड में बिठा लें, ये सारी केमिस्ट्री में यूज़ होता है कि आपके पास जिस भी मॉलिक्यूल की एनर्जी लेस होगी वो स्टेबल होगा और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो हाईली स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो बेटा अगर हमारे पास बेंजीन की जो एनर्जी है वो इतनी आनी चाहिए थी जबकि इतनी आई, तो इसका मतलब ये है कि इतनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये आपके पास इन्वॉल्व होगी बेंजीन के मॉलिक्यूल को स्टेबल करने में। बेटा यही जो अभी हमने एनर्जी का डाटा कैलकुलेट किया है आपके पास इस ग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले हमने एक डबल बॉन्ड वाले साइक्लोहेक्सीन के मॉलिक्यूल की जब हाइड्रोजनेशन की तो हमारे पास इतनी एनर्जी आई -119.5 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह जब 2 वाले की हाइड्रोजनेशन की तो हमारे पास इतनी आई 231.5 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह जब 3 वाले की तो बेटा हमारे पास जो एनर्जी आती है वो हमारे पास आती है -208 किलो जॉल पर मोल, जो कि इस डबल वाले मॉलिक्यूल से भी लेस है। या यहाँ पे आपके पास बेंजीन खड़ी है, जो ऊपर है उसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि आप अगर यहाँ पे गौर करें तो वाई एक्सिस पे एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी एनर्जी
एनर्जी जो डबल बॉन्ड की है बेंजीन की उससे भी कम आई है, तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन इस डबल बॉन्डेड साइक्लोहेक्साडाइन से भी ज़्यादा स्टेबल है। ये बेंजीन है। अच्छा बेटा, ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है कि जितनी आनी चाहिए थी। ये जो डॉटेड वाली आपको ये वाली जो सारी कहानी नज़र आ रही है, ये वाली लाइन जितनी भी है, इसमें वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी जो है -358.5 किलो जॉल पर मोल इतनी आनी चाहिए थी, जो आपको यहाँ पे बताई है। लेकिन आई कितनी है बेटा हमारे पास बेंजीन की -208 किलो जॉल पर मोल, जो अगर आप इस तरह लाइन लगा के देखें तो इस 2 डबल बॉन्ड वाली साइक्लोहेक्साडाइन से भी लेस है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बेंजीन है वो बेटा वो मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोहेक्साडाइन, क्योंकि अगर हमारे पास बेंजीन जो है वो लेस स्टेबल होती तो उसकी एनर्जी तकरीबन 358.5 किलो जॉल पर मोल के अराउंड होती। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा ये वाली जो एनर्जी यहाँ पे आपकी बुक ने दिखाई है, जो एक्स्ट्रा 150.5 किलो जॉल पर मोल है, ये जो एनर्जी है बेटा ये है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि ये हमारे पास बेंजीन के जो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाती है, उनको रेजोनेट करने में इन्वॉल्व हो जाती है। बेटा अभी मैं आपको रेजोनेंस क्या होती है और जो इसके रेजोनेंस की डेफिनेशन और रेजोनेंस एनर्जी इसकी डेफिनेशन और रेजोनेंस एक्चुअल में क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये हमारे पास स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्यों बोलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना देख लीजिए कि ये जो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आ रही है ये है रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास जो बेंजीन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल है। बेटा मेरा ख्याल है आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंसेप्चुअल है, इसके अलावा लॉन्ग में भी आ सकता है आपको, इसके अलावा इंतहाई सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल है आप इसको लिख सकते हैं। बेटा अगर आपको इस पूरे टॉपिक में से कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है या मैंने कुछ स्किप कर दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।